क्या आपको पता है 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने जाते जाते क्या कहा था, जरा खुद सुनिए। A democracy is distinguished by the protection it gives to minorities. यानी संवैधानिक पोस्ट पर 10 साल तक रहने के बाद हामिद अंसारी ने जाते जाते भारत को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी हामिद अंसारी के मन की छटपटाहट को जानते थे और तभी तो उन्होंने ये कहा, जरा खुद सुनिए। 10 साल पूरी तरह एक अलग जिम्मा आपके सिर में आया और पूरी तरह एक एक पल संविधान के ही दायरे में चलाना, और आपने उसको बखूबी निभाने का भरपूर प्रयास किया। और जानते हैं राज्यसभा में हामिद अंसारी के आखिरी शब्द क्या थे, ये भी आपको सुनना चाहिए। आओ कि आज खत्म करें दास्तान इश्क, अब खत्म आशिकी के फसाने सुनाए हम। प्रधानमंत्री मोदी हामिद अंसारी को बखूबी जानते थे और वो ये भी जानते थे कि यह व्यक्ति एक बंधे बंधाए दायरे से बाहर निकलकर नहीं सोच सकता है, और तभी तो उन्होंने हामिद अंसारी की कुंडली खोलते हुए ये कहा था, जरा खुद सुनिए। हो सकता है कुछ छटपटाहट रही होगी भीतर आपके अंदर भी, लेकिन आज के बाद शायद वो संकट आपको नहीं रहेगा। मुक्ति का आनंद भी रहेगा और अपने मूलभूत जो सोच रही होगी उसके अनुसार आपको कार्य करने का, सोचने का, बात बताने का अवसर भी मिलेगा। लेकिन राज्यसभा में दिए गए ये बयान पूरी दुनिया ने सुना, सबने देखा कि क्या कुछ चीजें हो रही हैं। लेकिन अब ये बयान से काफी आगे बढ़ गया है पूरा मामला। अब मामला बयान तक सीमित नहीं रहा, और जब पाकिस्तानी पत्रकार ने जो खुलासा किया है ना, उस पर तो हर कोई हैरान है। और इन परिस्थितियों में पूरा का पूरा इलाज करने का वक्त आ गया है और प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। मैं इन तमाम चीज़ों की विस्तार से चर्चा करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को लेकर जो एक के बाद एक विवाद सामने आ रहे हैं, वो पूरे देश को सचेत करने वाला है। और इस संदर्भ में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के फेयरवेल के वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें कही थी, उसमें हामिद अंसारी के व्यक्तित्व के कई गहरे राज छिपे थे, जो अब एक एक करके बाहर आ रहे हैं। जब कई सारी खबरें बाहर आ रही हैं, लोगों को पता चल रही हैं। और आपने ये खबर देखी होगी दोस्तों कि पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने क्या बताया है। नुसरत मिर्जा ने ये बताया कि 2011-12 के दौरान पूर्व उपराष्ट्रपति, जो उस समय उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी, उनके न्योते पर वो कई बार भारत आया और यहाँ आने के बाद मतलब कई जो यात्राएं की, उसने जो भी जानकारियां एकत्रित की वो सब की सब जब वो पाकिस्तान लौटा तो वहाँ की खुफिया एजेंसी ISI को उसने दे दिया। अब जाहिर है जो नुसरत मिर्जा ने कहा, इस खुलासे से तो बवाल होना ही था, और हामिद अंसारी ने किंतु परंतु लगाकर उसे खारिज भी कर दिया। आप रिपोर्ट में देखिए। मगर हामिद अंसारी के खारिज करने के बाद ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सेमिनार आयोजित करने वाले डॉक्टर आदिश अग्रवाल ने एक विस्तृत बयान जारी कर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर जानकारी छिपाने और झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि उस समय अंसारी के दफ्तर से डायरेक्टर दीवान ने उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर कहा था कि उपराष्ट्रपति चाहते हैं कि वे इस कार्यक्रम में पाक पत्रकार नुसरत मिर्जा को भी बुलाएं। हो सकता है कि इस बार भी अंसारी साहब इसे खारिज कर दें। लेकिन आज आपको प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान जरूर सुनना चाहिए। मैं आपको सुनाता हूं। यह बयान उन्होंने अंसारी साहब के फेयरवेल के वक्त दिया था। आप जरा प्रधानमंत्री मोदी का एक पुराना बयान, 5 साल पुराना है ये, आप सुनिए। आपका अपना जीवन भी एक कैरियर डिप्लोमेट का रहा। अब कैरियर डिप्लोमेट क्या होता है वो तो मुझे प्रधानमंत्री बनने के बाद ही समझ आया, क्योंकि उनके हंसने का अर्थ क्या होता है, उनका हाथ मिलाने के तरीका का क्या हाथ होता है, वो
तुरंत समझ नहीं आता है। वैसे मान भी लिया जाए कि पाकिस्तानी जो ये पत्रकार है ना, वो झूठ बोल रहा है, पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं, चलिए मान लेते हैं इस बात को। लेकिन पूर्व रॉ अधिकारी, जो भारत की खुफिया एजेंसी है ना रॉ, उसके एक पूर्व अधिकारी हैं इनके सूद, उन्होंने जो कहा उसका क्या किया जाए। आप रिपोर्ट देखिए। उन्होंने तो हामिद अंसारी के खिलाफ सरकार के उच्च पदों पर रहते हुए देश के हितों के खिलाफ काम करने वाले लोगों की मदद करने का, उनकी सहायता करने का आरोप लगाया है। आप देखिए, एक्स वीपी हामिद अंसारी एंडेंजर्ड लाइव्स ऑफ रॉ यूनिट मेंबर्स, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है, अभी मैं आपको और बताऊंगा। दरअसल 2007 में उपराष्ट्रपति बनने से पहले हामिद अंसारी भारतीय विदेश सेवा में थे और 1990 से 92 के दौरान वो ईरान में भारत के राजदूत थे। कुछ जानकारियां बहुत ज़रूरी हैं, तभी आपको ये पूरा का पूरा संदर्भ समझ में आएगा। और इस दौरान उन्होंने भारत के हितों के खिलाफ काम किया। और ये जो आरोप लगाया गया है ना, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो रॉ का अधिकारी है जिसका मैं नाम ले रहा हूँ। इनके सूद ने बताया कि हामिद अंसारी ने जितने वहां काम करने वाले रॉ के अधिकारी हैं, उनके जीवन को संकट में डाल दिया। आप ये रिपोर्ट में ये बातें देखिए, तब आपको सारी चीजें समझ में आएगी। अब आपको मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी का एक पुराना बयान सुनाता हूं और इस बयान को सुनने के बाद आपको एक अंतर्दृष्टि मिलेगी। आप पहले ये बयान सुनिए। आपके कार्यकाल का बहुत सारा हिस्सा वेस्ट एशिया से जुड़ा रहा है एज ए डिप्लोमेट। उसी दायरे में जिंदगी के बहुत वर्ष आपके गए, उसी माहौल में, उसी सोच में, उसी डिबेट में ऐसे लोगों के बीच में रहे। अब इस बयान के बाद मैं आपको इनके सूद का वो ट्वीट दिखाता हूं जिसमें उन्होंने हामिद अंसारी के खिलाफ खुलकर लिखा है। ये रिपोर्ट की बातें बता रहा हूं, आप देखिए, ये ट्वीट अब भी मौजूद है। आई वॉज इन तेहरान, ईरान, and Hamid Ansari was ambassador in Tehran. Ansari had played a crucial role in exposing raw setup in Tehran, endangering lives of raw unit members. But this very man was made vice president for 2 consecutive terms. आप समझ रहे हैं कितना गंभीर आरोप लगाया गया है। और ये तो भारतीय अधिकारी हैं, रॉ के अधिकारी हैं। आप पाकिस्तानी अधिकार जो पत्रकार है उसको झुठला देंगे, इस पर आप क्या कहेंगे। हामिद अंसारी ने संवैधानिक पद पर रहते हुए क्या किया, ये तो आपने देखा। वो जब राजदूत रहे तब क्या किया, क्या आरोप लगे, ये भी आपने देखा। अब जब उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से वो हट गए तो उसके बाद 2017 में हामिद अंसारी ने केरल में PFI समारोह में हिस्सा लिया और उसे संबोधित किया। ये रिपोर्ट में देखिए। लेकिन अब आप जान लीजिए PFI कौन सी संस्था है जहां कुछ भी होता है ना, कोई भी घटना होती है, आतंकी घटना भी होती है, कानून व्यवस्था की घटना होती है, तो PFI का नाम आता है। और अभी मैं आपको लेटेस्ट एक रिपोर्ट दिखाता हूं कि अभी पटना की पुलिस ने 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। और मोदी जी की अभी जो देवघर की रैली है ना, उसके ठीक पहले वो लोग, उनकी गिरफ्तारी हुई, वो प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने के लिए आए थे, उनकी योजना थी। और PFI के ये जो दोनों सदस्य हैं उनमें एक भूतपूर्व पुलिस इंस्पेक्टर है और दूसरा प्रतिबंधित सिमी का सदस्य। आप रिपोर्ट देखिए। और ये पूरा मॉड्यूल कितना खतरनाक है वो भी आपको समझना पड़ेगा कि मतलब 2 लोग गिरफ्तार हो गए, बात इतनी नहीं है। प्रधानमंत्री पर जो हमला करने आया है उसकी मंशा क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा। आप रिपोर्ट देखिए। ये पूरा मॉड्यूल 2047 तक, यानी भारत के 100वें स्वतंत्रता वर्ष तक देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की योजना पर काम कर रहा था। आप देखिए क्या हेडर में लिखा है, भारत को साल 2047 में मुस्लिम राष्ट्र घोषित करने की तैयारी पटना में चल रही थी। ट्रेनिंग। अब यहां पर आकर आपको प्रधानमंत्री मोदी का एक और बयान सुनना चाहिए। आपको हामिद अंसारी के व्यक्तित्व का पता चलेगा। आप जरा ये बयान सुनिए। वहाँ से रिटायर होने के बाद भी ज़्यादातर काम वही रहा आपका, माइनॉरिटी कमीशन हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, तो एक दायरा आपका वही रहा। समझ रहे हैं आप हामिद अंसारी साहब का दायरा।
चाहे वो माइनॉरिटी कमीशन हो या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर पीएफआई। यह तो स्पष्ट है कि हामिद अंसारी साहब किन ताकतों के साथ, किस तरह की ताकतों के साथ खड़े रहते थे और आज भी किन लोगों का समर्थन कर रहे हैं। वैसे अब मैं जो आपको एक और रिपोर्ट दिखाता हूं, हामिद अंसारी साहब यहीं नहीं रुकते, बल्कि इसी साल 26 जनवरी को आप देखिए रिपोर्ट में इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल को 3 अमेरिकी सीनेटरों के साथ संबोधित करते हैं और इस अवसर पर हामिद अंसारी ने भारत में मुसलमानों के मानवाधिकार की स्थिति पर भारत और भारत सरकार को खरी खोटी सुनाई। अब देखिए, जो बोलने वाला व्यक्ति है ना, वो कोई अधिकारी नहीं है, वो कोई राजदूत नहीं है, वो भारत का पूर्व उपराष्ट्रपति है जो भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। और हामिद अंसारी ने जिन 3 सीनेटरों के साथ हिस्सा लिया वो भी भारत के धुर विरोधी हैं। आपको इस आर्टिकल में बहुत डिटेल में ये सारी चीजें मिलेंगी। और ये 3 सीनेटर नाम क्या देखिए, जिम मैकगवर्न, एंडी लेविन एंड जेमी रास्किन। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है थोड़ा बहुत। अब यहां पर आपको फिर मैं बीच में रोककर प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान सुनाता हूं, और ये भी उन्होंने हामिद अंसारी साहब के फेयरवेल के वक्त दिया था। आप जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा था। मेरी विदेश यात्रा से जाने से पहले, आने से के बाद आपसे जब बात करने का मौका मिलता था तो आपकी जो एक इंसाइट थी उसका मैं जरूर अनुभव करता था। प्रधानमंत्री मोदी क्या इंसाइट का अनुभव करते थे, आज तो पूरा देश मेरे ख्याल से इसे समझ रहा होगा, क्योंकि हामिद अंसारी ने न केवल भारत के धुर विरोधी अमेरिकी सीनेटरों के साथ इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल में हिस्सा लिया, बल्कि उस संस्था के कार्यक्रम में भारत के विरोध में प्रचार किया। आप देखिए ये रिपोर्ट देखिए और याद रखिए ये कौन सी संस्था है, इसको भी समझना जरूरी है। ये वही संस्था है जिसकी स्थापना 2002 में गोधरा दंगों के बाद की गई थी। गोधरा दंगा, उसके बाद की पूरी कहानी, उसमें किस तरह का सिस्टम काम कर रहा था, कौन कौन से लोग थे, ये तो सब आपको पता है। और इसका एक डायरेक्टर पाकिस्तान नौसेना का एक पूर्व अधिकारी जाहिद महमूद है। अब देखिए कैसे कैसे कनेक्शन जुड़ते चले जा रहे हैं। और यह अमेरिका में भारतीय मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था है जिसने रोहिंग्या मुसलमानों को मदद करने के लिए धन एकत्रित करके अमेरिका की एक पीआर कंपनी FGR को दिया, ताकि भारत को यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम में ब्लैक लिस्ट करवाया जा सके। अब ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसलिए आपको मैंने ये बहुत छोटा करके बता दिया कि भारत के संवैधानिक पद पर रहने वाले हामिद अंसारी के इस बयान को खारिज करने और सीधा जवाब देने के लिए विदेश मंत्रालय को सामने आना पड़ा। अब जरा सोचिए कि एक पूर्व राष्ट्रपति भारत के लिए कैसी कैसी बातें कह रहा है और भारत सरकार को सामने आना पड़ता है इसके लिए। मतलब एक कितनी विचित्र स्थिति है। आप सोचिए, देश के भीतर एक अलग तरीके का कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश है और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को बकायदा अपने ही देश के पूर्व राष्ट्रपति को खरी खोटी सुनानी पड़ी। आप न सुनाए तो भी बेइज्जती और सुनाए तो भी बेइज्जती। अब सोचिए कांग्रेस ने किस व्यक्ति को इस देश का उपराष्ट्रपति बना दिया, जिसके मन में क्या था, क्या चीजें चल रही थी, और उपराष्ट्रपति के पद से हटने के बाद भी वो क्या कर रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है। जाहिर है हामिद अंसारी इस देश में पनप रहे एक रोग का लक्षण है जो धीरे धीरे अपना प्रभाव फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको जो भी बता रहा हूं कुछ ना कुछ संदर्भ आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, और ऐसे में इस रोग का समूल नाश करना जरूरी है। अब आप ये सारी चीजें देखने के बाद सवाल तो मन में उठेगा ना कि प्रधानमंत्री मोदी को जब सब पता ही है तो वो उन्होंने किया क्यों नहीं। तो दरअसल प्रधानमंत्री मोदी कोई, जैसे कहते हैं ना, शॉर्ट टर्म गेन के लिए कुछ नहीं करते। ऐसा नहीं करते कि वो गैर कानूनी तरीके से किसी को चढ़ा दें, नहीं। हर काम कानून के दायरे में रहकर होना चाहिए, हर चीज एक दीर्घकालीन नीति के साथ होनी चाहिए। और इसी वजह से जो उन्होंने काम किया ना, उसी का परिणाम है कि आज I2U2 नाम की संस्था
अस्तित्व में आई है, जिस पर मीडिया में बड़ी चर्चा हो रही है। आपकी नज़र शायद पड़ी नहीं पड़ी, और ये एक बड़ी संस्था इस समय पूरी दुनिया के केंद्र में है। इस विशिष्ट शिखर सम्मेलन में जो कल ही किया गया है, इसमें इंडिया, इजराइल, अमेरिका, यूएई एक साथ एक मंच पर आ गए। I2 मतलब इंडिया और इजराइल, U2 मतलब यूएसए और यूएई, ये दोनों देश, सब 4 देश एक साथ एक मंच पर आए हैं। आप समझिए इसका कितना बड़ा परिणाम निकलने वाला है। और याद रखिएगा, जब भारत ने अमेरिका, इजराइल और यूएई के साथ इस मंच पर शामिल भारत हुआ है, तो उससे पहले यूएई के साथ भारत ने एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की है। तभी वो भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने या मोदी सरकार ने आगे कदम बढ़ाया, और इन्हीं स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का नतीजा है कि भारत I2U2 के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति बन गया है। और इसका परिणाम क्या निकला, ये भी आप समझ लीजिए। इसका परिणाम ये है कि भारत अरब देशों में, भारत का प्रभाव काफ़ी बढ़ गया है, और इससे जो पाकिस्तान है वो पूरी तरह से अलग थलग हो गया है। और अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अब आगे बढ़कर FATF, जो पाकिस्तान पर इतना शिकंजा लगाता है ना आतंकवादी गतिविधियों के लिए, उस पर तो काम चल ही रहा है। आज FATF जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसका अध्यक्ष एक भारतीय है, आप रिपोर्ट में देखिए। और आज भी पाकिस्तान FATF से बाहर नहीं हो सका है, और वो तभी इस लिस्ट से बाहर आएगा, ये भी समझ लीजिए, जब पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी गतिविधियां होती है ना, उस पर वो ख़त्म ना हो जाए और इसकी पुष्टि ना हो जाए। और आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है, उसके आर्थिक हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आज वो भारत से बातचीत करने के लिए बेताब है। और ये चीज़ें भी मीडिया में देखने को आपको मिलेंगी। साथियों, पाकिस्तान जिस तरह से भारत के लेफ्ट लिबरल बुद्धिजीवियों और संस्थाओं का दुरुपयोग करके भारत को अंदर ही अंदर खोखला बनाने के काम में लगा हुआ था, और आज भी लगा हुआ है, उस पर नकेल कसने के लिए, उस पर आखिरी शिकंजा कसने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सबसे मजबूत रणनीति को जमीन पर उतार दिया है। और यकीन मानिए, अब वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान भारत की शर्तों पर भारत के साथ बातचीत कर रहा होगा, और ये पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।